इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रिक्शन को इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। 5 केजी का ऑब्जेक्ट एक ग्राउंड पे रखा हुआ है और उस पर 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो बताना है ये ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी ब्लॉक आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 25 न्यूटन फोर्स एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग हियर। तो इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को। अगर आपका ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है तो रॉन्ग है, ये सेकेंड थर्ड सब रॉन्ग है। इसका वीडियो को पहले पॉज करें और पहले सॉल्व करें। क्या इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे? कितना आंसर आया इसका? देखिए, कोई एक स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि 25 फोर्स अप्लाई मैंने किया तो 25/5 5 एक्सेलरेशन करेगा ये, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास F/m। और फोर्स 25 अप्लाई किया और मास है इसका 5, तो 25/5 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। लेकिन ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। सेकेंड कोई सोच सकता है कि सर फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एम जी, तो म्यू आपने दिया है 0.6 और एम है 5 और जी 10 ले लेते हैं तो 30 आ रहा है। तो इस पर 30 पीछे की तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड में 25 आगे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन 30 - 25/5 यानी 1 होगा। तो ये भी रॉन्ग है। क्यों ये रॉन्ग है? क्योंकि फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकता है। अगर ये इधर लग रहा है 25 के बजाय आगे 25 और इधर 30, तो ऐसा कभी रियल लाइफ में आप देखे हैं क्या कि उल्टा ऑब्जेक्ट आपने लगाया इधर और ये फ्रिक्शन से उल्टा चलने लगा? उल्टा नहीं चलता है। तो ये सेकेंड वाला भी रॉन्ग हो गया, 1 नहीं आने वाला है इसका। फिर ऐसा कोई कहे कि 25 - 30 करेंगे तो -1 आएगा। तो जिधर लार्ज फोर्स होता है उधर ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो राइटवर्ड तो मूव करने से रहा ऑब्जेक्ट, मूव करना होगा तो लेफ़्ट करेगा। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली देखे हैं कि लेफ़्ट में मूव नहीं करता है, फ्रिक्शन मूव नहीं करा देता है ऑब्जेक्ट को। थर्ड है, कोई बोलेगा कि 30/5 कर लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 30 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, तो म्यू एम जी 30 आया तो 30/5 6। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि नेट फोर्स अपॉन मास होता है। ये 30 नेट फोर्स नहीं है, 25 भी लग रहा है। तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन सही है और वो ज़ीरो है आंसर। क्यों ज़ीरो है, आइए हम समझते हैं इस बात को। क्योंकि यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट होता है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है बुक्स में कि इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब ये फोर्स एडजस्ट करता है अपना वैल्यू, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो फिक्स है। तो यहाँ पे दो सरफेस में बना रहा हूँ, ये ग्राउंड है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और ये रफनेस के कारण ये लॉक हो गया है। इसका पिक्स एंड वैली ग्राउंड का ऑब्जेक्ट के पिक्स एंड वैली के साथ इंटरलॉक हो गया है। तो अब अगर आप इधर फोर्स लगाएंगे 1 न्यूटन का, तो ये आगे बढ़ना चाहेगा इस 1 न्यूटन से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उससे। तो ये सरफेस जो रफ सरफेस है ग्राउंड का, वो उसे रोकेगा आगे जाने से। ये आगे जाने से इसको अपोज करेगा। तो कितना अपोज करेगा? तो आप अगर इधर 1 लगाए तो ये फ्रिक्शन भी 1 अपोज करता है और इस पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आपका लगाया फोर्स और फ्रिक्शन 1 - 1 0 होता है और ये एक्सेलरेट नहीं करता है, एक्सेलरेशन 0 हुआ। अगर आपने यहाँ 2 न्यूटन लगा दिया तो ये फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू बढ़ाकर 2 कर लेगा। 2 यानी आप ज़्यादा ज़ोर से इसको खींचेंगे तो ये रफ सरफेस भी ज़्यादा ज़ोर से अपोज करेगा, ज़्यादा फोर्स से अपोज करेगा। तो फिर भी एक्सेलरेशन 0 आएगा। यानी फ्रिक्शन की वैल्यू आपके अप्लाइड फोर्स से एडजस्ट हो रही है, उसके इक्वल अपना वैल्यू हो जा रही है। अगर आप ऐसे ही 10 न्यूटन कर देंगे तो ये फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर आप 25 लगा दिए वैसे ही, तो ये फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ 25 अपोज कर देगा। लेकिन ये मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है उसकी वैल्यू इस फार्मूला से दी जाती है, F = μmg, इस फार्मूला से। तो म्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 और m 5 और g = यहाँ पे है 10 ले लेते हैं। तो इससे 30 आ रहा है सॉल्व करने पे। तो 30 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। यानी आप 25 अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू 25 ही रहेगी एडजस्ट होके। आप 30 कर देंगे तो वो 31 होगा, 30 हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू। मतलब आपने अप्लाई कर दिया 30 तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू एडजस्ट करके पीछे की तरफ 30 कर लेगा। लेकिन आप 30 से थोड़ा सा भी ज़्यादा करेंगे, 30.0001 थोड़ा सा भी, तब ये 0.0001 जो फोर्स आपका लगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा
और ऑब्जेक्ट दैट फोर्स यानी 0.001 अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इतने एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। मैक्सिमम कितना हो सकता है वो है। जब प्योर रोलिंग हो रहा होता है, प्योर रोलिंग की बात करें तो इस पॉइंट में एक आगे की तरफ वेलोसिटी होता है, इसमें एक आगे की तरफ ऐसे वेलोसिटी होगा और ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के इक्वल होगा भी। और ये चूँकि रोटेट कर रहा है इसलिए इसी पॉइंट में एक पीछे की तरफ आर ओमेगा भी होगा और इस आर ओमेगा का वैल्यू एग्जैक्टली वी के इक्वल होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जितना आगे की तरफ वेलोसिटी है उतना ही लेफ्ट में भी है, तो नेट वेलोसिटी इसका ज़ीरो आता है। नेट वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे ज़ीरो आया इस पॉइंट का, क्योंकि इसमें जितना आगे बढ़ने की टेंडेंसी है उतना ही आर ओमेगा भी है इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ। तो नेट वेलोसिटी ज़ीरो आया तो इसका स्लाइडिंग टेंडेंसी ही नहीं है, तो फ्रिक्शन ही एक्ट नहीं करता है। तो ये अगर एक ही पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में अगर है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, तो उस वक्त उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या एक्ट करती है? ज़ीरो। ज़ीरो फ्रिक्शन। रोलिंग मान लीजिए स्टार्ट हो गया, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ज़ीरो होता है, यानी उसको स्लाइड करने का टेंडेंसी नहीं है। यानी उस समय फ्रिक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। क्योंकि फ्रिक्शन तो कब एक्ट करना स्टार्ट करता है? जब स्लाइडिंग टेंडेंसी आएगी। एक एम मास जस्ट ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो अभी इस पर फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है, ज़ीरो है फ्रिक्शन। अगर आप इधर 1 न्यूटन लगाएंगे, यानी अगर इसको सरफेस से अलग जाने की टेंडेंसी आएगी इसमें, तब जाकर फ्रिक्शन भी 1 अपना वैल्यू एडजस्ट करेगा। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही ज़ीरो है, मतलब इसमें मूव करने की टेंडेंसी ही नहीं है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के सरफेस पे टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने का, तो फ्रिक्शन उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो। तो प्योर रोलिंग के केस में अगर एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसमें फ्रिक्शन ज़ीरो लगता है। लेकिन इन रियलिटी एक पॉइंट नहीं होकर यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे कांटेक्ट में आ जाता है, इतना सारा सरफेस कांटेक्ट में आ जाता है ग्राउंड के। तो ऐसे सिचुएशन में ये नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पे एक्ट कर रहा था इस तरह से, वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना चाहता है, ये ऐसे डिफॉर्मेशन यहाँ ले आता है, और ये व्हील में भी ऐसे डिफॉर्मेशन आ गया है यहाँ। तो अब ये सरफेस भी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाने लगेगा, इधर वाला नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा। लेकिन इधर का नॉर्मल रिएक्शन कम होता है क्योंकि ये उठने वाला है ऐसे, और इधर दबा हुआ रहता है, दबाने वाला होता है। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा इस पर मिलता है, ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। तो कुल मिला के नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से सेंटर से शिफ्ट होके इधर आ जाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो अब नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है और इसका mg वेट इधर की तरफ लग रहा है। तो ये गैप जो बन गया है, नॉर्मल रिएक्शन जितना शिफ्ट कर गया, उस चीज़ को, उस डिस्टेंस को, जो कि इसका लगभग वैल्यू नहीं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तो 0.3 मिलीमीटर लेते हैं, बहुत कम होता है ये। उस डिस्टेंस को कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, ओनली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी था, क्योंकि F इक्वल टू म्यू इंटू एन था। तो ये भी न्यूटन में और ये भी न्यूटन में, तो म्यू यूनिटलेस था। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ये यूनिटलेस नहीं है, ये एक लेंथ है। जितने डिस्टेंस पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट कर गया है वो डिस्टेंस है, राइट? ऐसे बीच वाले पॉइंट से समझ गए कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन के बाद ये हम देखेंगे कि ये फ्रिक्शन कितना लगाता है, रोलिंग होने से बचाने के लिए, अपोज करने के लिए कितना रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ये देखेंगे। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट में अभी आप इसको रोटेट करने की कोशिश कीजिए तो ये थोड़ा सा अपोज करेगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन भी एडजस्टेबल है। इसकी वैल्यू सडन 0.3 नहीं है। इस पर कम फोर्स लगाएंगे तो इसका वैल्यू कम होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो और ये बढ़ते जाएगा, मतलब ये CD का लेंथ ज़्यादा कम होते रहेगा, राइट? तो CD का मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, अगर उससे ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब उससे ज़्यादा लेंथ नहीं हो पाएगा और ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्टेबल थी, उसकी वैल्यू 0 से और म्यू mg तक होती थी, वैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, ये वाला वैल्यू 0 से लेके इसकी वैल्यू कितनी तक होगी मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम निकालना सीखेंगे। जैसे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg हम लिखे थे, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रेट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोटेट कर रहा है तो वैसे ही
हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू सीखेंगे कि कितना होता है। तो यहाँ ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इस जगह, इसमें थीटा टेन थीटा अगर हम लिखें तो टेन थीटा होगा ये सी डी वाला पार्ट और सी डी अपॉन ए सी वाला पार्ट, राइट। टेन थीटा ऐसे ही होगा। और अगर लेंथ के अकॉर्डिंग लिखें तो सी डी का लेंथ जिसको हम म्यू आर लिख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये लेंथ लगभग रेडियस के बराबर होगा क्योंकि ये एंगल बहुत कम बनता है और सी डी बहुत कम होता है, 0.3 mm होता है, तो हम उसको एज ए रेडियस कंसिडर कर सकते हैं। तो लेंथ वाइज अगर लिखें तो टेन थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन रेडियस हो जाएगा इस डिस्क का। और फोर्स के अकॉर्डिंग लिखें तो ये वाला फोर्स होगा रोलिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और ये वेट है, तो रोलिंग फ्रिक्शन बाई वेट से भी टेन थीटा लिख सकते हैं। तो उन दोनों टेन थीटा को देखिए, एक बार फोर्स के टर्म में लिखे रोलिंग फ्रिक्शन बाई वेट, और एक बार लेंथ के टर्म में लिखे म्यू आर लिखे, जिसका वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है तो 0.3 mm लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना शिफ्ट कर गया है, और ये आर रेडियस। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जब इक्वेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आर की वैल्यू यानी कितना फ्रिक्शन लग रहा है रोलिंग फ्रिक्शन, इस रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू आर आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो ये मैक्सिमम है जितना कोई सरफेस रोटेट करने से पहले अपोज करता है, यानी अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो कम से कम इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो इस फोर्स को बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस समझ गया। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक बार ऑब्जेक्ट रोल करना स्टार्ट हो गया तो ड्यूरिंग रोलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो वो फ्रिक्शन फोर्स करेगा, ऑफर करेगा सरफेस, उस फोर्स को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और ये जस्ट बिफोर एकदम क्रिटिकल पोजीशन पे है कि अभी रोल करना स्टार्ट करने ही वाला है, रोल किया नहीं है, उस लिमिटिंग केस में जितना ये ऑफर करता है उसको बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। स्लाइड करने के टाइम में मैक्सिमम जितना अपोज करता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और रोटेट करने के टाइम में मैक्सिमम जितना अपोज करता है, मैक्सिमम जितना अपोजिशन फेस करना पड़ता है रोटेट करने के ड्यूरेशन में, उसको बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस। अब ये रोलिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, एडजस्टेबल है। आप लगाए 1 तो ये भी 1 कर लेगा अपना वैल्यू, आप लगाए 2 तो ये भी 2 कर लेगा। और ये फॉर्मूला जो बना हुआ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बना हुआ है, जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए बना हुआ था। तो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस। अब रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग रेजिस्टेंस अलग अलग बात है। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है कि जस्ट रोटेट होने से पहले जितना स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा है रोलिंग रेजिस्टेंस, जितना वो अपोज कर रहा है वो एडजस्टेबल वैल्यू है। कम अपोज करेगा, थोड़ा ज़्यादा करेगा, थोड़ा ज़्यादा करेगा, और मैक्सिमम जितना अपोज करेगा उसका फॉर्मूला हमने अभी देख लिया क्या है, ये फॉर्मूला है उसका। और ड्यूरिंग रोलिंग जितना फ्रिक्शन करेगा उसको बोलते हैं फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग मोशन या रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग रेजिस्टेंस जो आया था उससे अलग होती है। तो मूव करने के ड्यूरेशन में कितना रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एक बार इसका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे एफ इक्वल टू एम ए, एक बार इसका रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे टाउ इक्वल टू आई ओमेगा, और उस फॉर्मूला को सॉल्व करने पे जो भी फ्रिक्शन आएगा वहाँ से मिलेगा कोई फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग या रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगा, राइट। रोलिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्लियर। ये किसका है, रोलिंग रेजिस्टेंस का। और रोलिंग रेजिस्टेंस और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों डिफरेंट चीज़ है। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम जितना अपोज कर सकता है रोटेशन को कोई भी सरफेस, और रोलिंग रेजिस्टेंस समझ गया। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, तो एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गया उस समय कितना सरफेस फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है वो रोलिंग रेजिस्टेंस है, वो रोलिंग फ्रिक्शन है, राइट। मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कितना अपोज कर सकता है कोई सरफेस रोलिंग होने से जस्ट पहले, उसको बोलेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस। और एक बार रोलिंग स्टार्ट हो गया तब सरफेस कितना ऑफर कर रहा है उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इक्वेशन लिखने से होगा, ट्रांसलेशनल मोशन का रोटेशनल मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे देख लेंगे कि कितना फ्रिक्शन सरफेस लगा रहा है ड्यूरिंग रोलिंग। तो जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू
थोड़ी कम हो जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि सरफेस को ब्रेक करना पड़ता है मूव करते समय। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइटली लेस होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, यानी स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से। वैसे ही रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग रेजिस्टेंस के मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी कम होगी। लास्ट पार्ट में वीडियो का हम ये देख लेंगे कि व्हील के आगे वाले व्हील पे, बाइक पे या व्हीकल के आगे वाले व्हील पे किधर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, पीछे वाले पे किधर लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्हीकल जिसमें इंजन आगे की तरफ है, इंजन पे डिपेंड करेगा, तो इंजन इस व्हील को रोटेट करना चाहेगा ऐसे, तो रोटेट जैसे ही करना चाहेगा तो इस व्हील में पीछे जाने की टेंडेंसी होगी, तो इसके नीचे का सरफेस आगे फ्रिक्शन लगाने लगेगा। यानी इंजन अगर आगे वाले व्हील में लगा हुआ है तो इंजन इसको रोटेट करके ऐसे रोटेट करना चाहता है, तो मॉलिक्यूल इसका पीछे जाना चाह रहा है तो ग्राउंड का मॉलिक्यूल आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देता है। यानी आगे वाले व्हील पे पीछे, आगे वाले व्हील पे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसमें इधर रोटेट करने की टेंडेंसी है लेफ्टवर्ड। पीछे वाला व्हील क्या है, पीछे वाला व्हील में इंजन लगा हुआ नहीं है, तो पीछे वाला व्हील जब ये आगे वाला व्हील मूव करने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको खींच कर आगे लाना चाहेगा, तो इस मॉलिक्यूल में आगे आने की टेंडेंसी आएगी, राइट। तो इस पे ग्राउंड पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा, क्योंकि क्या काम है फ्रिक्शन का, अपोज करना, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो पीछे वाले व्हील में ऐसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और आगे वाले व्हील में आगे की तरफ लगेगा। कब, जब इंजन आगे वाले व्हील से कनेक्टेड है। लेकिन अगर इंजन पीछे वाले व्हील से कनेक्टेड होता तो पीछे वाले में पहले ओमेगा वो प्रोड्यूस करता, तो ये पीछे की तरफ मॉलिक्यूल आने का टेंडेंसी होता, तो पीछे वाले व्हील में आगे की तरफ फ्रिक्शन लग जाता। वैसे ही ये पूरे गाड़ी को आगे लेकर जाना चाहता ये, तो आगे वाला व्हील में मूव करने की टेंडेंसी आगे होती, तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लग जाता। तो पीछे वाले पार्ट में अगर इंजन लगा हुआ है तो पीछे वाले में फ्रिक्शन आगे की तरफ और आगे वाले टायर में पीछे की तरफ होगा फ्रिक्शन।